हेडिंग क्या डाले थे पिछला दिन? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड रेडिकल्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एलिमेंट के बारे में। चलिए स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए तो। सुनिए, एलिमेंट के बारे में आपको सबसे पहला बात क्या बताया गया? एलिमेंट के बारे में आपने जाना कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसका निर्माण एक ही तरह के एटम से होता है। इसीलिए देखिए डिफाइन किया गया है, प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स और सिमिलर एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। सेम टाइप ऑफ एटम्स कह दें या सिमिलर एटम कह दें, बात बराबर है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। फटाफट इसको डिफाइन करके आगे बढ़िए। तो आप याद कीजिए, हम आपको ये सब समझाए हुए हैं पीछे, देखिए तो। पहले बताइए, डिफिनेशन लिख लिया क्या इसका? एग्जाम्पल लिखेंगे। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, etc। आप यहाँ पर ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, etc। देखो, इधर देखना। यदि हम ये आयरन का रॉड लेते हैं तो आप याद कीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन का ही एटम होगा। बताइए, आयरन के रॉड में क्या सोना का आइटम होगा, गोल्ड का आइटम होगा क्या? नहीं होगा। तो यह आयरन का रॉड एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्योर प्योर सब्सटेंस है। बना किस चीज से है? सिर्फ और सिर्फ किस चीज के एटम से? आयरन के एटम से। तो हम कह सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस है जिसका निर्माण सिर्फ एक ही तरह के या सिमिलर आयरन एटम से हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? एलिमेंट। अब यदि आप सिल्वर का रॉड लेते हैं, सिल्वर का रॉड बताओ किस एटम से बना हुआ होगा? सिल्वर के एटम से, तो इसमें सिल्वर का एटम होगा। इसका अलग प्रॉपर्टी होगा, इसका अलग प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि इसमें एटम आयरन है और इसमें एटम सिल्वर है। यदि आप आयरन सॉरी गोल्ड का रॉड लेते हैं, सोना का एक रॉड लेते हैं, तो इसमें किस चीज का आइटम होगा? गोल्ड का, और सिर्फ गोल्ड का होगा। तो ये भी प्योर मटेरियल है, ये भी प्योर मटेरियल है, ये भी प्योर मटेरियल है। इसका निर्माण आयरन से हुआ, इसका निर्माण सिल्वर से हुआ, इसका निर्माण गोल्ड से हुआ। तो ये सारे के सारे सेपरेटली एलिमेंट्स कहलाएंगे। और इस एलिमेंट्स में जो फॉर्मेशन पूरे मटेरियल का किया है या बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है आयरन का एटम, इसमें है सिल्वर का एटम, इसमें किसका एटम है? गोल्ड का एटम। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। मतलब एटम जो होते हैं वह एलिमेंट के सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। नीचे तो देखिए, लिखिए तो।
एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। अब देखिए, एक दो दिन पहले हम आपसे पूछे थे, याद करो आप इस बात को, इधर देखना। आपसे बोला गया था कि हम एफ ई एलिमेंट लिखते हैं, और फिर बोला गया कि एफ ई का एटम लिखते हैं। आपसे पूछा गया कि बताइए दोनों में कौन सही है। तो दोनों सही है, लेकिन उस दिन आप कह रहे थे कि सिर्फ एलिमेंट सही है, सिर्फ एटम सही है। सही क्या है? दोनों, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। क्या मतलब है बताइए? ग्रुप ऑफ आयरन एटम्स ये कहलाएगा एलिमेंट, और एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, वो कहलाएगा एफई का एटम। यानी जब आप एटम बोलेंगे तो वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जो आंख से दिखेगा नहीं, और जब आप एलिमेंट बोलेंगे तो वह एक बड़ा मटेरियल होगा जो आपको आंख से दिखेगा, जिसको आप महसूस भी कर सकते हैं, जिसको देख भी सकते हैं। लेकिन वो चीज बनता है किससे? आयरन के एटम से। तो एलिमेंट और एटम में बेसिकली डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया? तो एलिमेंट का पूरा रिलेशन एटम के साथ है। अब बताइए, एलिमेंट में क्या मॉलिक्यूल को निकाल सकते हैं आप? मॉलिक्यूल को नहीं निकाल सकते। कंपाउंड का ना छोटा यूनिट मॉलिक्यूल होता है, आप याद करो, यही बात हम एक दो दिन पहले समझाए हैं आपको। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल को आप थोड़ा गौर से देखिए और समझिए। यहां लिखा हुआ है एफी एलिमेंट। एफी एलिमेंट मीन्स क्या लिखा हुआ है? ग्रुप ऑफ एफी एटम्स, मतलब ढेर सारा एफी एटम मिलेगा तब जाके किसका निर्माण हुआ? एफी के एलिमेंट का। और आगे लिखा हुआ है एफी एटम, इसका क्या मतलब है? एफी एटम, एफी एटम मीन्स स्मॉलेस्ट सिंगल पार्टिकल्स ऑफ आयरन एलिमेंट। आयरन एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो एफी का एटम कहलाएगा। और एफी एलिमेंट किसको कहेंगे? ढेर सारा छोटा छोटा एफी का जो एटम है, ये सब आपस में मिलकर एक बड़े से मटेरियल का निर्माण करेगा, उसको हम आयरन का रॉड कहेंगे, वही एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। तो लिखेंगे इसको। एलिमेंट का संबंध एटम से है, मॉलिक्यूल का संबंध कंपाउंड से है, या कंपाउंड का संबंध मॉलिक्यूल से है, और रेडिकल का जो रिलेशन है वह किससे है? आयन से। इसको चेंज करें, फिर ही डालेंगे कंपाउंड। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक एटम के आपस में फिक्स मास रेशियो में जुड़ने से होता है। इसीलिए यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स इन फिक्स मास रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। ऐसा प्योर सब्सटेंस जिसका निर्माण एक ही तरह के एटम से नहीं हुआ हो, दो या दो से अधिक तरह के एटम से हुआ हो, लेकिन ध्यान रहे वह दोनों दो या दो से अधिक तरह के एटम हमेशा आपस में किस रेशियो में जुड़ेंगे? फिक्स मास रेशियो में। अब ये फिक्स मास रेशियो का क्या मतलब है, और दो या दो से अधिक तरह के एटम का क्या मतलब है, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, तब हम उसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में H2O, ACl, NaCl, H2SO4, HCl, O2, H2, etc।
सिर्फ आपको ETC तक लिखना है, यहाँ तक, इसके आगे नहीं। हो गया लिखा हुआ? हो गया लिखा हुआ? थोड़ा इधर देखिए तो। हम एक दिन इससे पहले भी समझा चुके हैं, यदि एक गिलास पानी रखा हुआ है तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसका मतलब है कि इसमें H2O रखा हुआ है। अब देखो, H2O एक पार्टिकल, H2O दूसरा पार्टिकल, H2O तीसरा पार्टिकल, इस तरह से अरबों खरबों पार्टिकल जब एक गिलास में जमा होगा तब आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां एक गिलास पानी है। ये बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में हम इस एक पार्टिकल को निकाल लें तो इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूल। और इसका जब बहुत बड़ा ग्रुप जुड़ जाएगा, मतलब अरबों खरबों की संख्या में ऐसा ऐसा पार्टिकल एक साथ आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? H2O कंपाउंड। अब समझ में आया कि अंतर क्या है? अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पर H2O कंपाउंड का वाटर का फॉर्मूला है H2O। इसमें बताइए तो कौन कौन एटम इन्वॉल्व हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना? 1। अब बताइए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर यदि एक ग्लास में रखा हुआ है तो 2 भाग उसमें हाइड्रोजन रहेगा, और ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन तो एक ही एटम है ना, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो ये 16, इसको यदि एक सिंपलेस्ट रेशियो में लेके जाए तो 1:8 का आएगा रेशियो, बताइए। इसका मतलब देखिए, ये फिक्स मास रेशियो है। अब जैसे मान लीजिए कि इस बर्तन में पानी रखा हुआ है, इस बर्तन में पानी आधा बोतल रखा हुआ रहे, पूरा बोतल रखा हुआ रहे, पूरा तालाब की हम बात करें, पूरे समुद्र की बात करें, यदि वो वाटर है तो निश्चित है कि हाइड्रोजन यदि एक होगा तो उसका 8 गुना कौन होगा? ऑक्सीजन। इस हिसाब से मास की मैं यदि बात करूं तो मतलब बाई मास यदि 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। तो आप पानी कहाँ से लाते हैं? जैसे मान लीजिए कि चापाकल से पानी भर लिए, नल से पानी भर लिए, झरना से पानी ले आए, समुद्र से पानी ले आए, नदी से तालाब से पानी ले आए, कहीं से भी ले आए, उसका मास रेशियो फिक्स रहेगा। और वो मास रेशियो क्या रहेगा? 1:8, जिसमें 1 रहेगा हाइड्रोजन, 8 रहेगा ऑक्सीजन। इसीलिए क्या कहा गया? प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एटम्स इन फिक्स मास रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड। अभी तुरंत आप कंपाउंड और मॉलिक्यूल में अंतर देखे हैं, तो बताइए कंपाउंड के सबसे छोटे पार्टिकल को ही क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूल। इट मीन्स वी कैन से दैट molecules are elementary particles of compound. It means molecules are building block of compound. Similarly atoms are building block of elements. जैसे एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है, वैसे ही कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है। क्लियर है ये? अब देखो, यदि हम इस बर्तन से चाहें कि हम, सुनिएगा ध्यान से, हम चाहें इस बर्तन से कि हम सिर्फ एक हाइड्रोजन का एटम निकाल लें, बताइए ये पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? इससे एक हाइड्रोजन का एटम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है। यदि हम इसको पकड़ के निकालने का प्रयास करेंगे तो इसके साथ एक ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन हमारे पास आएगा, यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में आपको कम से कम क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ H नहीं मिलेगा, सिर्फ O नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको एटम नहीं मिलेगा, 2 या 2 से अधिक एटम आपस में जुड़कर तब आपको एक पार्टिकल मिलेगा। और जब 2 या 2 से अधिक एटम आपस में जुड़ जाए फिक्स मास रेशियो में और वो सिंगल यूनिट में हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड। क्लियर है ये? नीचे एरो देखिए लिखेंगे, लिखेंगे मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड। Molecules are elementary particles of compound. अब देखो, एग्जैक्ट वैसा ही चीज यहाँ लिखा हुआ है। कहीं पर यदि लिखा हुआ है H2O कंपाउंड, इसका क्या मतलब? ग्रुप ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, एक H2O, करोड़ों मॉलिक्यूल H2O का जुड़ा हुआ है। और यदि H2O मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसी को ना हम मॉलिक्यूल कहेंगे। तो आप इसको भी लिख लीजिए। एक्चुअल में देखो होता क्या है ना, कि छोटी छोटी बातों में यदि आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह जाएगा ना, तो आप सही तरह से नहीं पढ़ पाओगे आगे। तो सबसे पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को दूर कीजिए जो प्रॉब्लम के रूप में क्रिएट होगा आगे चल के, उसको अभी ही खत्म कर दीजिए। और ये अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आपके 9th और 10th का ही बेसिक कुछ बात चल रहा है, जो आप पहले से भी जानते हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं जानते, थोड़ा कम जान रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो पूरा बात जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा रिवीजन कर लीजिए इसको। क्या आगे बढ़े? अगला टर्म क्या है? रेडिकल्स। जितना भी चार्ज्ड स्पेसीज है उसी सब को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। और इधर देख लीजिए, एक बर्तन में यदि ढेर सारा Na+ रखा हुआ है, बताइए Na+ चार्ज्ड स्पेसीज है कि नहीं? तो ढेर सारा यदि Na+ रखा हुआ है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रेडिकल। इसको क्या बोलेंगे? रेडिकल। और यदि हम एक Na+ को यहां से निकाल लें, तो एक Na+ को क्या बोलेंगे? आयन। इसका मतलब ये हुआ कि आप Na+ को आयन भी लिख सकते हैं और आप Na+ को रेडिकल भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का दो मीनिंग है। बताइए क्या? रेडिकल इज ग्रुप ऑफ आयंस और आयन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिकल। आई बात समझ में? तो अब जरा सोचिए कि जो संबंध एलिमेंट का एटम के साथ है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल के साथ है, एग्जैक्ट वही संबंध ना रेडिकल का आयन के साथ है। क्या क्लियर हुआ ये? उतारिए तो। लिखिए, चार्ज्ड स्पेसीज इज कॉल्ड रेडिकल। अच्छा, ये चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो रेडिकल भी कितने तरह के होंगे? दो तरह के, एक होगा पॉजिटिव रेडिकल, एक होगा निगेटिव रेडिकल। लेकिन सुनिए, पॉजिटिव रेडिकल को तीन नाम से जाना जाता है। पॉजिटिव रेडिकल कह लीजिए, या उसी को बेसिक रेडिकल कहते हैं, या उसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो दूसरा टाइप है उसको बोलेंगे निगेटिव रेडिकल, इधर बोला जाएगा एसिडिक रेडिकल, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल। सबको हम एक एक करके लिखेंगे, पहले जो सामने है उसको लिखिए। अब थोड़ा एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। ये जितने एग्जाम्पल हैं, इसमें कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा उसी को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव रेडिकल। और यदि निगेटिव चार्ज रहे तो उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव रेडिकल। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसको डिफाइन नहीं करना है, उसके नाम में ही डिफिनेशन है। पॉजिटिव रेडिकल का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव रेडिकल। पिछला दिन आपको याद होगा, Na पर एक प्लस प्लस आया था, Ca पर दो प्लस आया था। कब कितना प्लस आएगा थोड़ा थोड़ा बताया गया था ना इसके बारे में। आगे जब हम वैलेंसी पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। चेंज करो इसे, लिखेंगे दूसरा निगेटिव रेडिकल्स।
निगेटिव रेडिकल को ही एसिड रेडिकल या एसिडिक रेडिकल या इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल भी कहते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये है Cl माइनस, थोड़ा ढंग से नहीं लिखा हुआ है, हम थोड़ा ढंग से लिख दे रहे हैं। ये है O2 माइनस, ये है N3 माइनस। N3 माइनस को देखिए, N3 माइनस को ऐसे लिख दीजिए या N पर 3 माइनस ऐसे दे दीजिए, दोनों बात एक ही है। यह है सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, यह है कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, यह है PO4 3 माइनस। यही सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, थोड़ा हम ढंग से लिख दें, वहाँ कुछ एरर है लिखावट में। पहले आप ये सब बताइए कि आपको बेसिकली अंतर समझ में आया रेडिकल और आयन में। अब देखिए स्टार लगा के क्या लिखा हुआ है, आयन। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आयन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ रेडिकल, वही बात ना लिखा हुआ। देखिए तो ये सबको जल्दी जल्दी में ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ये सब एकदम हल्का हल्का चीज़ है, आप पहले से ये सब थोड़ा बहुत जानते हैं और कुछ बात एकदम नहीं जानते हैं, जबकि आपको जानना चाहिए। उन सब चीज़ों को हम देख लेंगे यहाँ 2-4 दिन में, इसको ख़त्म करके जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आयन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को ही हम लोग केटायन कहते हैं और निगेटिव आयन को ही हम लोग एनायन कहते हैं। लिख लीजिए। आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के बैच में बैठे हुए हैं। दोनों लैंग्वेज लेके चलेंगे तो पीछे हो जाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ से कुछ बात फंसेगा। अब ये सब बात पहले से आप जान रहे थे, यहाँ से अब कुछ ऐसा बात आपको बताया जाएगा जिसमें कुछ चीजें आप नहीं जानते हैं। क्या लिखा हुआ है हेडिंग यहाँ पर, एरो देके, टाइप्स ऑफ आयन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर Na पर प्लस है, यहाँ पर किस पर प्लस है, बोलिए, NH4 पर प्लस है। यहाँ पर सिंगल एटम है ना जी, एक सिंबल Na है, Na पर प्लस है, और वहां किस पर है, NH4 प्लस। मतलब एक नाइट्रोजन और 4 सॉरी हाइड्रोजन, दोनों को मिला के। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कहाँ से आता है, इन सब बातों को हम आगे समझेंगे। तो लिखिए तो, टाइप्स ऑफ आयन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। एक होता है मोनो एटॉमिक आयन और एक होता है पॉली एटॉमिक आयन। मोनो का मतलब होता है एक, और एटॉमिक का मतलब एटम, यानी एक एटम वाला आयन। और पॉली एटॉमिक का मतलब, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, और आयन का मतलब चार्ज्ड स्पेसीज। पॉली एटॉमिक, एटम, पॉली का मतलब बहुत सारा, एटम का मतलब, एटॉमिक का मतलब एटम, बहुत सारा एटम वाला आयन पॉली एटॉमिक आयन कहलाएगा। आप देखिए गौर से, यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मोनो एटॉमिक में Na प्लस, Cl माइनस, Br माइनस, O2 माइनस, Al3 प्लस, Ca2 प्लस, Fe2 प्लस, Mn2 प्लस लिखा हुआ है। पॉली एटॉमिक में देखिए तो को सिंगल एटम वाला आयन है, थोड़ा ध्यान से देखिए तो इधर क्या लिखा हुआ है बताइए। इसमें कुछ कुछ है थोड़ा लिखावट में एरर। NO2 देखो लिखा हुआ है SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, NO2 माइनस, NO2 प्लस, PO4 3 माइनस, SO3 2 माइनस, C2O4 2 माइनस। इस सबको हम लिख दें एक बार फिर से, इधर हम लिख देते हैं, इस सारे को ना हम एक बार फिर से लिख देते हैं। पहले आप इधर वाला उतार लीजिए तो, Na प्लस, Cl माइनस,
Br माइनस, O2 माइनस, Al3 प्लस, Ta2 प्लस, Fe2 प्लस, Mn2 प्लस, etc। इस सब में मात्र एक एटम है, चार्ज आया है, चाहे वह चार्ज पॉजिटिव हो या निगेटिव, इस बात से मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एटम का क्लासिफिकेशन इस आधार पर कर रहे हैं कि वहाँ पर एटम की संख्या कितनी है। हम यहाँ पर आयन का क्लासिफिकेशन इस आधार पर नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव। लिख लीजिए तो यहाँ पर सारा एग्जाम्पल। ये पहला लिखा हुआ है सल्फेट आयन, बाबू इसको हम बोलते हैं SO4 2-, ऐसे लिखिए तो SO4, देखो SO4 2- हम ऐसे भी लिख सकते हैं और SO4 2- हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, गलत दोनों में से कोई नहीं है। अगला है NO3-, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन मिलके बना है। उससे आगे है N, यहाँ पर 2- लिखा गया है जो गलत है, ये होगा NO2-। आगे है NO2+, इसके आगे है PO4 3-, इसके आगे है SO3 2-, और इसके आगे है ऑक्सलेट आयन, इसको बोलते हैं C2O4 2-। हो गया लिखा हुआ, स्टार लगाएंगे, हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ मोनो एटॉमिक आयन। एक मिनट रुकिए तो, यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब आप हालांकि पहले से समझ रहे हैं। NH4+ रेडिकल्स, NH4+ रेडिकल, इसका क्या मतलब, ग्रुप ऑफ NH4+ आयन। और यदि NH4 आयन लिख दे तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ NH4 रेडिकल। मतलब जैसे ही एटम आता है, मॉलिक्यूल आता है और आयन आता है, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इन चीजों को हम आंख से देख नहीं सकते हैं। एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, मॉलिक्यूल बहुत छोटा पार्टिकल है, आयन बहुत छोटा पार्टिकल, ये सब आंख से दिखेगा नहीं। लेकिन इसी के एसोसिएट होने से, एटम के एसोसिएट होने से बनता है एलिमेंट, सेम टाइप के एटम के एसोसिएट होने से बनता है एलिमेंट। और इसको आप देखते हैं आंख से, जैसे लोहा, चांदी, ये सब चीज। मॉलिक्यूल के सेम टाइप के मॉलिक्यूल के एसोसिएट होने से बनता है कंपाउंड, और ये हमको दिखता है, जैसे H2SO4, H2O, HCl, etc। और आयन के एसोसिएट होने से बनता है रेडिकल। लेकिन एक बात जानिए, आप आयन को भी नहीं देख सकते हैं और रेडिकल को भी आप देख नहीं सकते हैं। काहे नहीं देख सकते हैं, तो जानिए रेडिकल का एग्जिस्टेंस हमेशा वाटर में होता है, और जो चीज़ वाटर में घुल जाएगा वो दिखता उखता नहीं है। जैसे पानी, अच्छा एक बात बताइए, NaCl यदि आप हाथ पर रखते हैं तो आपको दिखता है कि हमारे हाथ पर ये NaCl कोई सब्सटेंस है, लेकिन उसी को आप पानी में डाल के घुला दीजिए, क्या घुलने के बाद नमक नजर आता है? बस वही बात यहाँ भी है। चलिए, तो ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज समझ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, आगे ही नहीं डालिए, फॉर्मेशन ऑफ मोनो एटॉमिक आयन। और ये बात आप कल पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ मोनो एटॉमिक आयन। बताइए, कल ही ना आपको बताया गया था कि कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो कैटायन का निर्माण करेगा, और कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस पर निगेटिव चार्ज आएगा और वो एनायन का निर्माण करेगा। किसी भी एटम पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है जितने इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है, और किसी भी एटम पर उतना ही निगेटिव चार्ज आता है जितने इलेक्ट्रॉन को वह गेन करता है। ये बात शायद कल बताए थे ना। आप बस शॉर्टली इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। इसको आप कल डिटेल में देखे हैं, और आप याद कीजिए वहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना भी ना सीखे हैं। एग्जाम्पल नहीं लिखना है क्योंकि आप एग्जाम्पल ऑलरेडी कल लिखे हुए, बस ये दो बात लिखिए, आगे बढ़िए। लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉली एटॉमिक आयन। यदि आप यहाँ तक लिख चुके हैं
तो आगे स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, फॉर्मेशन ऑफ पॉली एटॉमिक आयन। ये भारी चीज है, ये आपको समझ में शायद अभी अच्छा से आए भी नहीं। यदि 9th 10th बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे और कुछ स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी होगी तो शायद समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए तो परेशान नहीं होना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बात स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। क्या हेडिंग डाले आप? फॉर्मेशन ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, यही ना डाले हैं हेडिंग। अब कोई भी आदमी लिखेंगे नहीं, लिखना बिल्कुल बंद करेंगे और बोर्ड पर पूरा का पूरा फोकस आप कीजिए तो शायद आपको समझ में आ जाए। पहले आप बताइए कि ये किस चीज का फॉर्मूला है? सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला है H2SO4। बताइए H2SO4 क्या है? यह एक एसिड है, एसिड है ना जी। आप यदि इसको पानी में डालोगे तो पानी में डालने के बाद ये टूट जाता है 2 H+ में और SO4 2- में। एक H पर 1+ तो 2H पर 2+, एक सल्फेट पर 2-। बताइए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के इक्वल हुआ कि नहीं? ये आपस में न्यूट्रल कंपाउंड का निर्माण करेगा। यदि हम इन बातों को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा। देखो H2SO4 में हाइड्रोजन एटम कितना है? 2। सल्फर कितना है? 1। और ऑक्सीजन कितना है? 4। इसका जब स्ट्रक्चर बनता है तो सल्फर बीचों बीच रहता है, इसके आजू बाजू में टोटल 4 ऑक्सीजन रहता है और ऑक्सीजन के अगल बगल हाइड्रोजन रहता है। तो बताइए कि क्या हम एक सल्फर 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन को प्लेस कर चुके हैं? क्या कोई बचा हुआ भी है? आ गया ना ये। अब देखो हाइड्रोजन ये सब यदि आप थोड़ा बहुत पढ़े हो तो हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, यहाँ भी हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, एक इधर बना चुका है, एक इधर बनाएगा, एक इधर बनाएगा, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाता है। एक्चुअल में ये किसका स्ट्रक्चर है? H2SO4 का। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि मैक्सिमम लोगों को H2SO4 के स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे बन गया, तो हम कहेंगे बाबू देखो ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। आप पूछेंगे कि सर ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड क्यों बनाया, तो फिर बहुत सारी बातें जो बेसिक मतलब आगे के चीज़ों से संबंधित है तो फिर हम उतना अभी आपको नहीं बता पाएंगे। अब कहिएगा कि सर सल्फर 6 बॉन्ड कैसे बना लिया, तो ये इतना सारा बात अभी हम आपको नहीं समझा सकते हैं क्योंकि अभी हम केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग जब जानिएगा तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ कुछ है ही नहीं, ये सब तो बहुत सिंपल चीज़ है। लेकिन अभी आपको लगेगा कि ये चीज़ भारी है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम अभी आपको सिर्फ इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पॉली एटॉमिक आयन का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखिए कैसे होता है। एक बात बताओ, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो सह संयोजन बंधन इसको हम बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है? जब दो एटम आपस में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है तभी ना कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा ऑक्सीजन, हाँ या ना? यहां भी सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन और एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा हाइड्रोजन। समान संख्या में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके ये दोनों सिंगल बॉन्ड बना है। अब जरा बताइए कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा? एक प्रोटॉन होगा, क्योंकि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में उतना ही प्रोटॉन होता है जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहां पर होगा एक प्रोटॉन, यानी केवल एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बताइए तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होगा? 8। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है।
तो यहाँ होगा 8 प्रोटॉन। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा, प्लस, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस। अब बताइए कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दोनों दिख रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस दिशा में ज्यादा जाना पसंद करेगा, ऑक्सीजन की दिशा में या हाइड्रोजन की दिशा में? ऑक्सीजन की दिशा में। क्यों जाना पसंद करेगा? क्योंकि इसके तरफ 8 प्रोटॉन यानी 8 पॉजिटिव चार्ज है जो इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो ऑक्सीजन इसको अपनी ओर खींच रहा है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को, और हाइड्रोजन भी कम नहीं है, हाइड्रोजन भी खींच रहा है, लेकिन यहां पर खींचने वालों की संख्या केवल एक है। तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव टेंडेंसी है शिफ्ट करने की, वो हाइड्रोजन की तरफ चली जाएगी या ऑक्सीजन की तरफ चली जाएगी? ऑक्सीजन की तरफ चली जाएगी। आगे चलकर इसी को पढ़िएगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहा जाता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अभी नहीं, पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत जानिए आप। तो ऐसी स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन बीच में ना रहकर शिफ्ट कर जाता है किसके तरफ? ऑक्सीजन के तरफ। अब बताओ यहां पर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर गया तो क्या यहां बैठेगा? यहां भी किसके तरफ शिफ्ट कर जाएगा? ऑक्सीजन के तरफ। ऐसा होने पर हाइड्रोजन महसूस करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेकर भाग रहा है, यहां भी और यहां भी। और जब आप इसको पानी में डालिएगा तो पानी में डालने के बाद ये क्या करता है, ये बॉन्ड पूरी तरह से तोड़ देता है यहां से, यानी ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है इस ऑक्सीजन पर, और यहां पर दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है इस ऑक्सीजन पर। अब बताइए कि किसको इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ और किसको इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ? हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ और ऑक्सीजन को फायदा हुआ, वहां भी और यहां भी। अब बताइए तो हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ? एक या दो? एक का नुकसान हुआ। इसलिए क्योंकि यहां जो दो इलेक्ट्रॉन भाग लिया है उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का ही था ना। तो जब ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के ऑक्सीजन की तरफ गया, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का अपना उसके पास गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चला गया। तो बताइए जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, गेन करता है, उस पर कैसा चार्ज क्रिएट होता है? माइनस। और जो लूज किया उस पर प्लस। तो हाइड्रोजन पर आ जाता है प्लस और ऑक्सीजन पर आ जाता है माइनस। अब बताइए यही सेम चीज ना वहां हुआ है। ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा। अब बताइए कि यहाँ पर ये एक H प्लस है और एक H प्लस ये है, तो बताओ कितना H प्लस का निर्माण हुआ? 2H प्लस का निर्माण हुआ। यही चीज ना हम बोले थे कि H2SO4 टूटता है कैसे? 2H प्लस। दोनों H प्लस को एक साथ लिखेंगे तो ऐसे ही ना लिखेंगे, और अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। और जरा बताइए कि साथ साथ और क्या बना है? एक सल्फर 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? तो वो क्या कहलाएगा? एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन SO4 कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं SO4। और कुल मिला के चार्ज कितना है? एक इस ऑक्सीजन पर और एक इस ऑक्सीजन पर। तो दोनों को मिला के, यदि दोनों चार्ज को मिला के हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं SO4 2 माइनस, हाँ या ना? बताइए पॉली एटॉमिक आयन बना कि नहीं बना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक आयन। तो पॉली एटॉमिक आयन जो बनता है ना, ये जब कोई कंपाउंड टूटता है तब बनता है। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन लॉस गेन से सिंगल एटम के साथ ये बात नहीं होती है, जब वहां पर कोई बड़ा सा कंपाउंड टूटेगा तब जाके पॉली एटॉमिक आयन का निर्माण होगा। तो आप एक काम कीजिए, एक एक एग्जाम्पल उतार लो, ये वाला उतार लो, तो लिखो H2SO4। हमने क्या कहा, मैं फिर से बोलता हूं, हमने कहा कि पॉली एटॉमिक आयन का निर्माण सिर्फ तब होगा जब कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल टूटेगा। तो जैसे H2SO4 टूटता है 2H प्लस में, प्लस SO4 2 माइनस में। अब वो जरा बताओ यहां पर ये कौन सा आयन है? ये मोनो एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है? ये मोनो एटॉमिक है, क्योंकि एक H पर एक प्लस है, अलग अलग H है तो अरे दो गो H प्लस है तो मोनो एटॉमिक ही ना। तो ये कैसा हो गया? मोनो एटॉमिक। कौन चीज? आयन।
यहाँ पर मोनोएटॉमिक आयन की संख्या कितनी है? दो। दो। इतना कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है? दो। और ये क्या है? ये है पॉली एटॉमिक आयन। इसकी संख्या कितनी है? एक। यहां भी संख्या एक है। हाँ, उस आयन पर चार्ज कितना है? तो इसको लिख लीजिए तो पहले, जैसे ही लिखा हुआ है एग्जैक्टली वैसे लिखिए। कल हम तुमको बताए थे कि यदि ऐसा लिखा हुआ रहे तो हम इसको कहेंगे कि ये एक आयन है जिस पर चार्ज कितना है? तो अब जरा गौर से देखो इसको। इसको हटाएं, चेंज करें। अब इसको थोड़ा गौर से देखो आप। SO4 2 माइनस हमने किसको कहा? इसी को हम SO4 2 माइनस कहें। तो बताइए, ये सल्फर 4 ऑक्सीजन से बंधा हुआ है। जब बंधा हुआ है तो कुल मिला के ये बंधने के बाद एक पार्टिकल है या दो पार्टिकल? ये एक पार्टिकल है। जिस एक पार्टिकल में एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन आपस में बंधा हुआ है, इसी को हम लिखते हैं, एक सल्फर है तो S, 4 ऑक्सीजन है तो O4 और 2 माइनस है तो SO4 2 माइनस। इसी को हम कहते हैं वन आयन, वन सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। और अच्छा बताइए, यदि आप यहाँ पर दो लिख देते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक जो जैसा दिख रहा है ये, और एक और इसी के जैसा हम बना दे तो, यानी S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O पर माइनस O पर माइनस। बताइए, एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, तब हम इस दोनों को यदि साथ करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2SO4 2 माइनस। आई बात समझ में? इस तरह से आयन की संख्या को आप चेक कर सकते हैं। आप इसको लिख लो तो। ऊपर वाला तुम लिखे होगे, वो इसको मत लिखना। ये तो लिखे हुए हैं ना पीछे। लिख लिए तो कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिए। और मेन स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है। ये ये चाहो आप तो पहले स्ट्रक्चर ये वाला बना लो, तब बना लेना, नहीं तो ऊपर भी बना सकते हो। तो मेन स्ट्रक्चर ऐसा होता है। लेकिन मैं एक बार फिर से ये बात रिपीट कर देना चाहता हूँ कि यदि आप में से किन्हीं को ये बात समझ में ना आया हो तो आप फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो क्योंकि ये आगे से संबंधित है। यदि आपका केमिकल बॉन्डिंग कमजोर होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे इस बात को। और हम इस पर ज़्यादा काम ही नहीं करेंगे, यहाँ पर हम मात्र एक और एग्जाम्पल करवाते हैं पॉलीएटॉमिक का, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। और हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लीजिए, आपको ये सब कुछ नहीं लगेगा, बहुत ईजी लगेगा, बहुत आसान सच में है। लेकिन पढ़ने के बाद आसान है, ऐसे नहीं। चेंज करूँ इसे? अच्छा ये बताओ, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो इसका नाम जानते हैं? क्या है ये? हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये इसका IUPAC नाम है। इसका कॉमन नाम क्या है? ये एक एसिड है। कौन सा, क्या नाम है इसका बताइए? कोई आप लोग में से नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो कोई बात ही नहीं है। इस ये दो नाम से जाना जाता है। ये एक नाम इसका कहलाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, एक ये नाम है। और इसका एक और नाम है फॉस्फोरिक एसिड, दोनों नाम इसका है। आप चिंता मत कीजिए, ये सब नाम रटने वाला नाम है, आपको नहीं भी याद है तो इससे कुछ बिगड़ने उगड़ने वाला नहीं है, लेकिन याद रहना चाहिए। क्या समझ? यदि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो ये सब याद रहना। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ दिया कि H2SO4 का नाम क्या है, आपने कहा हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट उसका सिस्टमेटिक नाम है, IUPAC नाम। आपसे पूछेगा कि बताओ इसका कॉमन नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। आप मैक्सिमम लोग जान रहे हैं कि H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक एसिड है। इसलिए जानते हैं क्योंकि 9th 10th में टीचर लोग ज्यादातर इसका चर्चा करते रहते हैं और मार मार के सोटा देखे नाम भी याद करवा देते हैं। लेकिन इस पर ज्यादा काम आप नहीं किए, इस वजह से थोड़ी परेशानी है। टेंशन मत लीजिए, ये सब याद हो जाएगा। अब हम जो बचा खुचा काम है वो देखेंगे ना आगे, उसी के लिए तो यहाँ जमा हुए हैं। इसका नाम है ऑर्थो। वैसे आपको हम दिखा दें एक चीज, इसमें होना चाहिए ये, अब हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं थोड़ा देखते हैं।
H3PO4 क्या नाम है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये जितना एसिड है ना, सब का कॉमन नाम हम आपको लिखा देंगे, कॉपी में लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा हो सके तो। और सब नहीं, सब नहीं रटना है। हम हर जगह देखो, हम एक चीज महसूस करते हैं, हम आपको बता दें अपने बारे में। हम जब 11th 12th में थे ना, तो हमको केमिस्ट्री समझ में बिल्कुल नहीं आता था, एकदम समझ में नहीं आता था। इसलिए नहीं समझ में आता था क्योंकि केमिस्ट्री है सच में अटपटांग सब्जेक्ट, और हम फील करते हैं कि आपके जैसे स्टूडेंट केमिस्ट्री में कहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि हम खुद फंसे हुए हैं इस वजह से। तो बाद में हम उस चीज़ को दूर करके हम उसी को अपना कैरियर बना लिए, ये एक अलग बात है। और इस बात पर हम ज़्यादा नहीं अभी कुछ बोलेंगे, वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। लेकिन हमको प्रैक्टिकली ये फील होता है कि आप उलझ कहाँ जाते हैं। ये टाइम आपके बैच में कुछ ज़्यादा तेजी से नहीं भागता है, तो घड़ी स्लो है रे, 5:10 हो रहा है। थोड़ी अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसको कर लेते हैं। कर दें कि नेक्स्ट क्लास में करें? क्लास भी है अभी आप लोग का? इन्हीं का क्लास है कि जिनको लेट हो रहा हो? लेट नहीं ना हो रहा है, तब खिस्सा भी कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो सुन लो। 11th 12th में हमको केमिस्ट्री वेमिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आता, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, एकदम समझ में नहीं आता था। कार्बन कार्बन के बीच एक बार सर हमारे डबल बॉन्ड बना दिए थे, तो हम अपने एक दोस्त से पूछ रहे थे कि अरे ये कैसे बराबर हो सकता है, इधर CH2 है, ये इधर ये है। अब सोच लो कि कितना घटिया लेवल का हम स्टूडेंट रहे होंगे। अच्छा बताइए, ऐसा है कि नहीं? कितना कितना खराब लगता है, अभी भी सोच के लगता है यार क्या पढ़ते थे। तो कहीं ना कहीं कमी थी हम में, और हम फील करते थे कि हमको केमिस्ट्री कुछ नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। बाद में फिर साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे, डॉक्टर खक्खन महतो नाम था उनका, नाम पर मत जाइएगा, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी। साइंस कॉलेज के HOD थे वो, पटना साइंस कॉलेज के। उनके संपर्क में गए, वो 3 4 महीना हमको पर्सनली पढ़ाए, बेसिक हमारा वो क्लियर कर दिए जो हम आपका क्लियर कर रहे हैं अभी। तो हम महसूस किए जब वो हमारा बेसिक क्लियर किए, और उसके बाद हमको जब टॉपिक समझ में आने लगा, तो हम ये फील करने लगे कि केमिस्ट्री में एक नॉर्मल स्टूडेंट क्यों उलझ जाता है, काहे नहीं समझ पाता है। तो हम अब क्या करते हैं, हम उस चीज़ को पढ़ाने में अप्लाई करते हैं। और सोच लीजिए 11th 12th में ढंग का नहीं रहा, और हम फिर जब BSc किए तो ग्रेजुएशन हमारा केमिस्ट्री से रहा, और आपको यकीन नहीं होगा, ये एक सच्चाई है, हम अपने कॉलेज के टॉपर रहे हैं। तो बताइए कि 2 3 साल में ऐसा क्या बदल गया? बदला कुछ नहीं। बस एक बात हुई कि बेसिक मेरा क्लियर नहीं था, किसी महापुरुष ने आके उसको क्लियर कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि जब आप यहाँ 11th 12th में पढ़ने के लिए आए हैं, हमको हमारे टीचर पढ़ाते वक्त जो गलती किए थे, यदि वही गलती हम आपके साथ कर दें, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप केमिस्ट्री यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, क्या छोड़िए कहीं भी नहीं पढ़ पाइएगा, यदि बेसिक आपका अच्छा नहीं होगा तो हम क्या करते हैं कि पहले बेसिक ही क्लियर कर देते हैं। और बेसिक पढ़ाने में 4 महीना का समय नहीं लगता है, उनसे तो हमारा सिलेबस चल रहा था तो टाइम लग गया बेसिक के साथ साथ। लेकिन बेसिक पढ़ाने में मुश्किल से 20 से 25 दिन का समय लगेगा। इस 20 से 25 दिन में 4 से 5 दिन का क्लास या 10 दिन का क्लास 9th 10th से संबंधित है, और उसके बाद जो क्लास है वो 11th का बेसिक है, यानी आपके सिलेबस का है। इसीलिए ऐसा भी नहीं होगा कि हम दिन काट रहे हैं, क्या ये जरूरी नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं? इसके बिना हम कहेंगे बाबू ये आयन लिखो, वो एलिमेंट लिखो, उस कंपाउंड को लिखो, उस मॉलिक्यूल को लिखो, मॉलिक्यूल की गिनती करो, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि बोल क्या रहे हैं। हमारी लैंग्वेज को ही तुम नहीं समझ पाओगे। बस यही यही बात है, लैंग्वेज को पकड़ना जरूरी है। लैंग्वेज नहीं पकड़ पाए तो सब्जेक्ट कभी समझ में नहीं आएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप हिंदी समझते हैं, आप इंग्लिश समझते हैं, तब ना आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ बात हिंदी और इंग्लिश में हो रही है। अब जरा सोचिए कि हम फ्रांसीसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते, क्या समझ में आता कुछ भी? ये हमको भी नहीं आता है फ्रांसीसी, लेकिन मान लो कि हम फ्रांसीसी लैंग्वेज में बात कर रहे होते, आपको वो लैंग्वेज ही नहीं पता, तो कहाँ से आप सीख पाएंगे? बस बात वही है। अभी जो आप चीज सीख रहे हैं, यह केमिस्ट्री का लैंग्वेज तैयार करता है। हम जो बोलेंगे उसको समझने की क्षमता आप में आ जाएगी यदि आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो। इसीलिए पहले 2 4 दिन बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे 11th का। एक इसका स्ट्रक्चर देख के आज छुट्टी करते हैं। H3PO4, इसमें फॉस्फोरस होता है बीच में, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होता है, और जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होता है उसी से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है।
बताइए एक बार फिर से, आपको नहीं लगता है कि सेम कंडीशन बन गया है? हाँ या ना? वो जो H2SO4 वाला बना था, सेम कंडीशन नहीं बना? हाइड्रोजन फिर से किससे जुड़ गया? ऑक्सीजन से। बताइए कहाँ कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा? यहाँ से ब्रेक करेगा जी, यहाँ से ब्रेक करेगा और यहाँ से ब्रेक करेगा। बताओ किस पर माइनस आएगा, किस पर प्लस आएगा? इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा प्लस, इस पर आएगा माइनस। तो जरा बताओ कितना H प्लस मिलेगा? 3H प्लस। तो हम लिख दें कि H3PO4 टूटेगा 3H प्लस में। और साथ साथ बताओ ये सब क्या टूटा हुआ है? फास्फोरस और 4 को ऑक्सीजन टूटा हुआ है या जुड़ा हुआ है? फास्फोरस ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, टूटा हुआ तो हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक फास्फोरस और कुल कितना ऑक्सीजन? 1 2 3 4 PO4 माइनस कितना बताओ? एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, 3 माइनस है ना? तो PO4 3 माइनस। इसी को हम बोलते हैं फॉस्फेट आयन, जो कि एक पॉली एटॉमिक आयन है, और ये हाइड्रोजन आयन जो कि एक मोनो एटॉमिक आयन है। अब समझ में आया कि फॉर्मेशन कैसे होता है पॉली एटॉमिक आयन का? पॉली एटॉमिक आयन का फॉर्मेशन हमेशा कंपाउंड के टूटने से होता है, जबकि मोनो एटॉमिक आयन का फॉर्मेशन तब होता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का को लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। आज रहने देते हैं यहीं तक, बाकी का काम हम लोग कल करेंगे।